So we'll continue with the next anti-arrhythmic drugs. यूनिट नंबर 4। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स किसके लिए यूज़ करेंगे? टू ट्रीट अरिथमिया। सबसे पहले अरिथमिया क्या है? अरिथमिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ए प्लस रिदम। ए यानी अब्सेंट या फिर इरेगुलर कह सकते हैं, और रिदम यानी हार्ट बीट। तो जब हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट, तो अरिथमिया हो जाता है। अब इरेगुलर मतलब या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। उससे पहले हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। एवरेज ले लेंगे, 72 बीट्स पर मिनट हमारी एवरेज है। तो अगर हमारी इससे कम हो जाएगी, यानी 60 से कम हो गई, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो गई, तो हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का अरिथमिया है। दूसरा ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कितना? 100 से ज़्यादा हो गया। अब हमारी बीट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा आ रही हैं, सो टैकीकार्डिया। हमने मेडकेम 1 में पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ाता है। ठीक है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करता है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट कम करता है। तो यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बढ़ गया है, और यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम बढ़ गया है। ठीक है, ये किस में हो रहा है? हार्ट में हो रहा है। उससे पहले हमें बता देना चाहिए कि हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है और उसका कंडक्शन सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये हो गया कि अरिथमिया क्या है, और इसी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करें एंटी अरिथमिक ड्रग्स। सो ये रफ डायग्राम है हार्ट के ब्लड फ्लो की। अब ब्लड फ्लो कैसे होता है हमें पता है। जो हमारा लंग्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा हार्ट को। ठीक है, तो वो एंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा, यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है अरोटा में। ठीक है, ये पता है सबको, सब बेसिक है, 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ताकि पता चल रहा है। तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, अरोटा से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द होल बॉडी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ से ये चला गया बॉडी में। अब बॉडी क्या करेगी? इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको यूज़ करेगी, और वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो अब उसको वापस लंग्स के पास जाना है फिल्ट्रेशन के लिए। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एंटर करेगा फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? वेना कैवा। सो ये है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, वेना कैवा से जाएगा हमारा राइट। अब ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये खुलता है यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो यहाँ से गया। अब ये कहाँ से जाएगा? दोनों तरफ से यहाँ पे आ जाएगा लंग्स के पास। अब लंग इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करेगी, ऑक्सीजनेट करेगी अगेन वो। ठीक है, वो यही है, तो वो यहाँ से गया, लंग्स यहाँ पे इसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर्टरियम और वेंट्रिकल। ये आर्टरियम ऊपर वाला है, वेंट्रिकल नीचे वाला है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट आर्टरी में आई, कहाँ से आई? पल्मोनरी वेन से आई। पल्मोनरी वेन ने क्या किया? इसको पंप किया आर्टरियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया अरोटा में, अरोटा से पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, बॉडी में जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि बॉडी यूज़ करेगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना कैवा सुपीरियर और इन्फीरियर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, देन वो पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन यहाँ पे आती है। ये हो गया फ्लो ऑफ ब्लड। अब देख लेते हैं इसका कंडक्शन सिस्टम। सो अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे होती है हमारी एस ए नोड।
यहाँ पे ए वी नोड, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है। तो ऐसे नोड जो है वो ए वी नोड को सिग्नल देगा, इम्पल्स देगा। ए वी नोड देगा ए वी बंडल को, या फिर कह सकते हैं बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ऑफ हिज पुरकंजी फाइबर। इसी की वजह से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करता है। तो ये होगी हमारी ऐसे नोड, ए वी नोड। देन ए वी नोड से निकलेगा हमारा बंडल ऑफ हिज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ए वी बंडल। अब ये ए वी बंडल यहाँ पे आएगा और ये पुरकंजी फाइबर इस तरीके से मसल्स पे स्कैटर होते हैं। तो इससे इम्पल्स ट्रैवल हुई, तो इससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा पुरकंजी फाइबर्स। सो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड हमारा जो हमारा ब्लड है वो पंप होता है बाय द हार्ट टू द लंग्स एंड टू द बॉडी, ठीक है। फिर वही बॉडी यूज़ करेगी, अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वो सब हमने देख लिया। सो अब नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल्स, क्योंकि यही जो है फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल्स। अगर हमने ग्राफ समझ लिया तो हमारा आधा आधा क्या पूरा काम ही हो गया चैप्टर का, क्योंकि अभी तक तो हम इंट्रो पढ़ रहे थे। तो ग्राफ में क्या है, सो ये हमारा ग्राफ। तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, -90 मेगावोल्ट पे ये होता है, ठीक है। इसकी इम्पल्स इतनी होती है। तो ये यहाँ से फेस 0 में आएगा, -70 तक जाएगा धीरे धीरे, देन सीधा डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीपोलराइज। तो ये क्या -70 से होता हुआ +10 तक जाता है। ये मैंने मान लिया +10 इस वैल्यू तक जाता है, और ये हमारी वैल्यू हो गई 0। तो ये -90 से +10 तक, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका फर्स्ट फेज़ है। क्या हुआ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, देन वो जाएगा रिपोलराइज होगा धीरे धीरे, थोड़ा सा ही रिपोलराइज होगा, फिर वो एक कांस्टेंट फेज़ के लिए जाएगा, और देन रिपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा 90 से 70। होता क्या, ये हमारा फेज़ 0, दिस वन इज़ फेज़ 0, दिस वन इज़ फेज़ 1, दिस वन इज़ फेज़ 2, ये कांस्टेंट वाला, दिस वन इज़ फेज़ 3, ठीक है। अब होता क्या, फेज़ 0 में रिपोलराइजेशन, सॉरी, फेज़ 0 में डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का जितना इन्फ्लक्स होगा, जितना सोडियम अंदर आएगा, उतना ही हमारा हार्ट जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये रैपिड होता है। उसके बाद रिपोलराइजेशन होगी, फेज़ 2 को हम बोलते हैं, फेज़ 2 को हम बोलते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन। यानी सोडियम अंदर आ रहा था, अब पोटेशियम बाहर जाएगा। एक्सप्लस बोलो, या फिर बोल सकते हैं आउटफ्लो। फिर आएगा हमारा फेज़ 2। अब फेज़ 2 में क्या हो रहा है, हमने देखा कि ये कांस्टेंट है, मतलब जितना डीपोलराइज हो रहा है उतना रिपोलराइज हो रहा है, कोटेशन रिलैक्सेशन। तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। इसमें क्या होता है, पोटेशियम तो बाहर जा रहा है, लेकिन कैल्शियम अंदर आता है, तो ये बैलेंस हो जाता है, कैल्शियम इनफ्लो, ठीक है। तो ये तो पता चल रहा है इनफ्लो हो रहा था, तो फेज़ 1 में वो बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है वो कैल्शियम इनफ्लो हो जाएगा। देन लास्ट फेज द फेज़ 3। तो फेज़ 3 में क्या होगा, कैल्शियम वाला भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये रिपोलराइजेशन हो जाएगी। पहले वाली पार्शियल रिपोलराइजेशन थी। रिपोलराइजेशन मतलब इनिशियल स्टेज से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आना, ठीक है। डिपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल बढ़ना,
ठीक है, -90 से +10 तक गया तो डीपोलराइज हुआ, मतलब सोडियम अंदर आने की वजह से यहाँ तक। फिर पार्शियल रिपोलराइजेशन हुई, यानी पोटेशियम बाहर जा रहा है, धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ रहा है, क्योंकि हमारा नॉर्मल सेल में क्या होता है, पोटेशियम नॉर्मली अंदर आ रहा है और उतना ही पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली। ये नॉर्मली होगा। लेकिन होता क्या है, एक ही बार पोटेशियम की इन्फ्लक्स बढ़ जाएगी तो डीपोलराइज हो जाएगा, और ये अगर बाहर जाना शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाहर जाना, तो रिपोलराइजेशन हो जाएगा। वही हो रहा है, पोटेशियम पोटेशियम पहले बढ़ गया तो डीपोलराइज हुआ। अब अपनी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए पोटेशियम बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर गया, उसके बाद कैल्शियम आना अंदर शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम अंदर आता है उस स्टेज को बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, कैल्शियम आने के साथ साथ पोटेशियम भी जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा फेज़ 3। अब इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये जो है यहाँ पे भी हमारा के आउटफ्लो हो रहा है और कैल्शियम वाला। अब एक फेज़ और आती है जो इतनी ज़रूरी नहीं है, फेज़ 4। फेज़ 4 मतलब नॉर्मल, जिसको बोलेंगे पेस मेकर पोटेंशियल। जैसे पेस मेकर काम कर रहा था तो उसमें क्या होगा, सिंपल, यही जितना सोडियम आना था उतना आ रहा है, जितना पोटेशियम बाहर जाना था उतना आ रहा है, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। कितनी फेजेज हैं, 3। अतः इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है 1 से 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। उससे पहले सोडियम आ रहा था फर्स्ट फेज में तो डीपोलराइजेशन, उसके बाद सोडियम इनएक्टिवेट हो गया, सोडियम आना बंद हो गया, तो यहाँ पे जो सोडियम का इन्फ्लक्स था वो कह सकते हैं हम कम हो गया। ठीक है, क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम का इनफ्लो कम हो गया। ठीक है, होता क्या है, सोडियम इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स को जैसे मैं मान लूँ अंदर, सोडियम अंदर, देन पोटेशियम बाहर, फिर पोटेशियम बाहर जा रहा था लेकिन कैल्शियम अंदर आया, देन बाद में पोटेशियम बाहर जाना ज़्यादा शुरू हो गया, कैल्शियम वाले ब्लॉक हो गए, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, पोटेशियम वाला अभी भी चल रहा है, और ये यहाँ पे इनिशियल स्टेज पर अपना वापस आ गया। तो ये इनिशियल स्टेज कौन सी है, इसकी पेसमेकर पोटेंशियल। ठीक है, तो भी ड्रग्स की बात करेंगे तो ड्रग्स क्या करते हैं, इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। जब इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो ये क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, हमारे सेल्स डीपोलराइज हो रहे थे। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो डीपोलराइजेशन कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो हार्ट थोड़ा सा रेस्ट करेगा, क्योंकि अरिदमिक हो रहा है। अरिदमिक मतलब अरिदमिया हो रहा है, यानी ट्रैकिकार्डिया, यानी कि हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ है, तो हमें उसको थोड़ा सा स्लो करना है, तो ये थोड़ी देर के लिए उसको स्लो कर देते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। या फिर हम क्या करें, पोटेशियम को आउटफ्लो को रोक दें, या तो सोडियम के इनफ्लो को रोक दें या पोटेशियम का आउटफ्लो को रोक दें। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करेंगे, पोटेशियम का इनफ्लो रुक जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा, तो जब ये बाहर नहीं जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। और जब सोडियम को रोक देंगे तो सोडियम बाहर रहेगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो इन दो वजह से हम जो है अभी हमारे सिलेबस में 2 ही हैं ये, तो 2 और भी कैटेगरीज़ हैं, तो इन वजह से हम इसको रोक सकते हैं, अरिदमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टैकीकार्डिक कंडीशन की बात कर रहा है। हुआ क्या, याद रखना, -90 से +10 गया, क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किसकी वजह से, सोडियम के अंदर आने की वजह से। देन पोटेशियम बाहर निकलता है तो पार्शियल रिपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद प्लेट्यू, जितना पोटेशियम बाहर जा रहा था उतना कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया। ठीक है, कैल्शियम +2। फिर देन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए एंड पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया। अब यहाँ से फेज़ 1 से 3 तक हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। सो फेज़ 1 से 3 तक क्या है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब इसके यूजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक आता है सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिदमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिदमिया। ठीक है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिदमिया का सुप्रा मतलब अपर, तो वेंट्रिकुलर के ऊपर क्या, आर्ट्रियम। तो आर्ट्रियम में यहाँ पे आ जाएगा 2 तरह के, आर्ट्रियल फ्लटर एंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसी को हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। तो अगर यूजेस आ जाएंगे तो यूजेस में ये लिखना है, इट इज़ यूज टू ट्रीट आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, बाकी तो पता ही है एरिथमिया को यूज़ करने के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा इसका थेरापेटिक यूज़ आ जाता है। दूसरा है फिब्रिलेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इतना तो पता चल गया, यहाँ पे आर्टरी की रिदम बढ़ रही है, मतलब ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, 200 से 350 बीट पर मिनट। ठीक है, और आर्टरियल फिब्रिलेशन में क्या हो जाता है, इससे भी ज़्यादा, 350 से 550 तक चली जाती है बीट पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में।
सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया के बारे में, तो ये लिख देना कि इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरी टर्म है वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर्स जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया। इसमें भी आ जाता है एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वही वेंट्रिकुलर बहुत ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही 350 से 550 बीट पर मिनट। देन आ जाता है इसमें जो हमने ईसीजी है, ईसीजी देखा होगा, पी पी वेव, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पी, देन क्यू, आर, एस एंड दे टी। तो यहाँ पे जो क्यू टी है, ये इंटरवल, तो ये वाला इंटरवल बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में बहुत डिस्टेंस रहता है, इतना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा कि रिलैक्सेशन बहुत देर के बाद होती है। तो यहाँ पे पता है आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और यहाँ पे जॉइंट सिस्टोल होता है जब पूरा हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रेस्ट करना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये हो गया इसका इंट्रो कि क्या क्या हमारा। अब थेरेपेटिक यूज़ में मैंने इसलिए ये बता दिया पहले कि थेरेपेटिक यूज़ में ये लिखना है, और ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारा मैकेनिज्म एक्शन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ड्रग की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास है 4 क्लासेस, और जो पहली क्लास है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 3 कैटेगरीज हैं। तो यह 4 क्लासेस, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 1 ड्रग्स। तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 क्लासेस हैं, मैं मान लेता हूँ IA, IB एंड IC, ठीक है। तीनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। उसके ड्रग्स में अलग अलग ड्रग्स हैं। सबसे पहले मैंने बोल दिया ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, तो ये डिपोलराइजेशन को नहीं होने देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम कम कर देते हैं, जो उसकी ऑटोमेटिसिटी है, मतलब अपने आप काम करने की क्षमता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। रिफ्रैक्टिव पीरियड हमने पढ़ा था 1 से 3 तक, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो 1A में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, ये 1 से 10 सेकंड तक होता है। ये लेस देन मतलब ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए होता है, लेस देन 1 सेकंड, और ये मोर देन 10 सेकंड, ठीक है। मोर देन 10 सेकंड तो ये मोस्ट पोटेंट है, मोस्ट पोटेंट ड्रग्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए कॉन्ट्रैक्शन रोक देता है, रिलैक्स कर देता है मसल्स को। देन यहाँ पे हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, कौन से वाले, ओपन स्टेट ब्लॉक्स, ओपन स्टेट सोडियम चैनल, और यहाँ पे हम ब्लॉक करते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेट, इसलिए लेस देन 1 सेकेंड है। मतलब यहाँ पे जो है हमारा रिकवरी टाइम जो होता है वो डिले नहीं होता, ठीक है, फटाफट वो रिकवर हो जाता है। ब्लॉक इनएक्टिवेटेड स्टेट सोडियम चैनल, और तीसरा वाला सेम, ब्लॉक्स ओपन स्टेट सोडियम चैनल। बस ये पोटेंट है, मोर देन 10 सेकेंड के लिए काम करता है। ठीक है, क्या करते हैं ये, डिक्रीज द एटोमिसिटी, डिक्रीज द कंडक्शन, डिक्रीज ट्रिगर एक्टिविटी। तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है। क्लास 1 के जितने भी ड्रग्स हैं उनका डिक्रीज कंडक्शन, डिक्रीज एटोमिसिटी, देन इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। सेम ये भी यहीं पे डिक्रीज एटोमिसिटी, एटोमेटिसिटी एंड ट्रिगर्ड एक्टिविटी भी कम कर देता है, जो ये जल्दी जल्दी काम कर रहा था। क्योंकि अब ये सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, मतलब इसने 1 सेकेंड के लिए उसको रोका, तो क्या होगा, वो जिस तरह से डिपोलराइज कर रहा था थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मतलब इसका ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन इसने ट्रिगर्ड जो उसकी एक्टिविटी बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, इतनी बीट वो प्रोड्यूस कर रहा था, वो थोड़ी कम कर दी इसने, ठीक है। देन यहाँ पे डिक्रीज वही एटोमेसिटी, एटोमेटिसिटी एंड डिक्रीज कंडक्शन,
ये सब तीनों का मैकेनिज्म एक्शन। अगर क्वेश्चन आ गया तो ये लिखना है क्लास 1 के ड्रग्स जो होते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं मतलब रिलैक्सेशन टाइम, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, रिलैक्स कर देते हैं उसको। तो उसमें आ जाएगी 3 क्लासेस IA, IB, IC। उसके ड्रग्स जो हैं वो आगे देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो ये 110 सेकंड के लिए काम करता है, ये लेस देन 1 सेकंड, ये मोर देन 10 सेकंड। ठीक है, तो जो ये है ये ब्लॉक करता है ओपन स्टेट सोडियम चैनल्स, ये भी सेम ही ओपन स्टेट सोडियम चैनल्स को, ये इनएक्टिवेटेड स्टेट सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है, डिक्रीज कंडक्शन, डिक्रीज एटोमिसिटी, वही यहाँ पे भी वही लिखा है, डिक्रीज एटोमिसिटी, यहाँ पे ट्रिगर एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 1 से 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और ये याद रखना पोटेंट कौन सा ही है वाला। सो ये हो गया। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो हमने ग्राफ देखा था फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। से तीनों के ग्राफ बना लिए मैंने। तो ये कंडक्शन है, ठीक है, कितना एक्शन पोटेंशियल है, देन दिस इज टाइम। तो अब क्या होता है यहाँ पे, क्लास 1 में हमने देखा था 1 से 10 सेकंड के लिए काम करते हैं, तो ये हर चीज़ को प्रोलॉन्ग कर देंगे, लाइक ये इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, इसने सब प्रोलॉन्ग कर दिया, लेकिन ये लेस देन 1 सेकंड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये डिपोजिशन पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये इस पीरियड को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देंगे दिस वे, क्योंकि इसने इनएक्टिवेटेड स्टेट सोडियम चैनल को ब्लॉक किया है लेस देन 1 सेकंड। तो ये बस थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लाइक ये जो वेव फटाफट ये जो हमारी बीट प्रोड्यूस हो रही थी, थोड़ा सा टाइम लिया इसने। देन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जाएगा, एंड देन थोड़ा सा इसके पास होता होगा नॉर्मल, देन इस तरीके से। ये हो गया हमारा क्लास 1 के बारे में। अब देखते हैं क्लास 2, 3, 4। सो 1A में जो हमारे ड्रग आ रहे हैं वो है क्यूनिडीन। क्यूनिडीन पता है एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो करता है, क्यूनिडीन HCl, जिसका हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। दूसरा प्रोसियानामाइड, प्रोसियानामाइड, प्रोसियानामाइड HCl, सॉरी क्यूनिडीन सल्फेट है। ये सॉल्ट के नाम नहीं याद रहेंगे तो भी ठीक है, ड्रग का नाम याद होना चाहिए, सॉल्ट का एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाता है। देन थर्ड है डाईआइसोपेरामाइड, डाईआइसोपेरामाइड फॉस्फेट, डाईआइसोपेरामाइड फॉस्फेट, इसकी हमें सिंथेसिस भी देखेंगे आगे। ये हो गए 3 ड्रग्स, क्लास आई की ए में आ रहे हैं। देन इसमें आता है फेनिटोइन सोडियम, ठीक है, सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। देन आ जाता है लिडोकेन, लिडोकेन का नाम सुना होगा, एनेस्थेटिक में आता है, लिडोकेन HCl। देन एक और एनेस्थेटिक है यहाँ पे, इट इज़ टोकाइनाइड, टोकाइनाइड HCl। देन थर्ड वन इज मेक्सिलिटीन HCl। ठीक है, एक बार इसका ये चेक कर देना कि इसके साथ कौन सा सॉल्ट जुड़ रहा है, बाकी ड्रग के नाम ये है, फेनिटोइन, लिडोकेन, टोकेनाइड, मेक्सिलिटीन। ये तीनों एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और ये मैंने बोला था लेस देन 1 सेकंड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इस क्लास में कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा लोरकाइनाइड HCl। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हमारे क्लास 1 के जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, बाकी क्लास 3 के हैं, एक दो ड्रग ही है, वो सब है। बस इतना याद रखना, यहाँ पे ये लेस देन 1 सेकंड के लिए काम कर रहा है, ये 1 से 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है, और ये मोर देन 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है, इसलिए ये मोस्ट पोटेंट है। ठीक है, बाकी तो सब हमने देख ही लिया, ये होगा इसके ड्रग्स के नाम। तो देख लेते हैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो हमारी 3 क्लासेज हैं। क्लास 2 में आएंगे हमारे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो ये सामने पता चल रहा है, हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था मेडिकल 1 में। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को इंक्रीज़ करना, यानी हार्ट रेट बढ़ाना, देन वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करना। तो उस सब से क्या हो रहा है, ट्रैकिकार्डिया हो रहा है, तो ट्रैकिकार्डिया को हम इनहिबिट करने के लिए बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से एरिथमिया नहीं होगा। देन क्लास 3 में आएंगे हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स,
ये सिर्फ क्लास बता रहा हूँ, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हमने पढ़े हुए हैं, बस इतना याद रखना क्लास 2 में ये है। देन क्लास 3 में आ जाते हैं हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का हमने मैकेनिज्म एक्शन देख लिया था, मतलब थोड़ा सा देखा था, अभी देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। ये वही पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो देख लेते हैं क्या करते हैं। ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट मतलब जो पोटेशियम का आउटफ्लो है उसको इनहिबिट करेंगे। अगर पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा तो वो थोड़ा सा हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा, हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगी मसल्स, ठीक है। तो वही है, रीपोलराइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे जो है हमारा सोडियम अंदर आ रहा होता है, पोटेशियम बाहर जा रहा होता है। तो एक आराम से जाएंगे तो नॉर्मली वर्क फंक्शन कर रहा है, लेकिन ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाती है, और ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा तो रिपोलराइजेशन हो जाती है। तो ये उसको इनहिबिट कर देगा, तो धीरे धीरे फ्लो होगा तो रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा, या फिर एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब ये। देन और क्या हो जाएगा, क्यूटी जो हमारा इंटरवल है जो हमने ईसीजी में देखा था इस तरीके से, जस्ट सेकेंड, क्यू एस इंजन, थोड़ा सा ये पी वेव क्यू आर एस टी। तो ये क्यूटी सेगमेंट जो है वो बढ़ जाती है, क्यूटी सेगमेंट इंक्रीज, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ रहा है, जो हमारा फेज़ है 1 से 3 फेज़ वो बढ़ रहा है। तो ये सब हमें क्लास 3 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइपरपोलेशन देखने को मिल जाती है। और क्या इसका ग्राफ रह गया, और इसमें ड्रग्स, तो इसमें ड्रग्स कौन कौन सा आता है हमारा, सोटालोल एंड एम्योडारोन। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हमें सिंपल पता है इस तरीके से होती है डिपोलराइजेशन, देन थोड़ी देर के लिए पार्शियल डिपोलराइजेशन, देन प्लेट्यू, देन हाइप रिपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है इसमें, बस हमारा डिपोलराइजेशन पीरियड थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बाकी सब ये सेम ही जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये इसका जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया, ठीक है। उसमें ड्रग कौन कौन सा आ रहा है, एम्योडारोन एंड सोटालोल। तो ये हमारे सिलेबस में है दोनों, ठीक है। और कौन से थे, क्लास 1 के ड्रग्स थे। और क्लास 4 कौन सी है, 4 क्लासेज हैं। फार्माकोलॉजी का सिलेबस भी यही है सेम, बस यही मैकेनिज्म एक्शन ये सब लिखना होता है। उसमें क्या आ जाता है, सिर्फ एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, यूजेस आ जाता है, तो वो सब मेंशन करने होते हैं। क्लास 5 में आ जाएंगे हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो वो भी हम एंटी एरिथमी की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने एंटी एंजिना में पढ़े थे, ठीक है। डाइहाइड्रोपिरिडीन्स, देन वर्पामिल, डिल्टियाज़म। तो यहाँ पे दो ही ड्रग हैं, वर्पामिल एंड डिल्टियाज़ाम, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये डाइहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं वो नहीं होते, तो नॉन टी एच पीस, नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन्स। तो ये हो गया हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके ड्रग्स के नाम, वो सब, ठीक है। अब रह गया हमारा स्ट्रक्चर, सॉरी बीटा ब्लॉकर्स के नाम नहीं लिखे हमने। तो बीटा ब्लॉकर्स में आ जाएंगे हमारे प्रोप्रानोलोल, इस्मोलोल, एटिनोलोल, जितने भी लोल्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं, एटिनोलोल, स्मोलोल। तो इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट अरिथमिया, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन से ड्रग है, क्लास 1 के ड्रग्स जो हमने देखे, क्लास 1 का ए, क्लास 1 का बी, क्लास 1 का सी, ठीक है। वो क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। देन क्लास 3 जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, उसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिया, उसके ड्रग्स के नाम देख लिए, बस अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है।